अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 उर्दू मीडियम वालों के लिए एक्सरसाइज देखेंगे, तफसीली सवाल। लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको वन बाय वन देखते हैं। कहते हैं में दर्ज अनवानात का मुताला आप केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में करेंगे। ये डिफरेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं। वो कहते हैं आपको इस किन केमिस्ट्री की किस ब्रांच में इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कहते हैं तामुल का रेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने इसकी ब्रांचेस में ना पढ़ी हैं ब्रांचेस। अगर आपने रिएक्शंस का पता करना हो ना कि वो कितनी स्पीड से या कितना ऐसा ऐसा चल रहा है, तो वो सारा हम लोग ना फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। इंसानी जिस्म में खुराक का हजम होना, इंसानी जिस्म में खुराक का हजम होना। इंसानी जिस्म क्या है? जानदार है, जानवर है, मतलब जानदारों में कंसीडर होता है, बायो में। तो ये आएगा बायो केमिस्ट्री में, ठीक है। लाइफ है ना। प्लाज्मा की खसूसियात, तो ये हमारे पास आएगा। प्लाज्मा की खसूसियात भी कहाँ से पता चलती हैं? अगर वो पता चलेगा रिएक्शंस किस तरह के दे रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, उसके बेसिस पे उसका रंग हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, उसके रिएक्शंस की स्पीड हो सकती है। तो खसूसियात उसकी किस कैटेगरी में आएंगी? फिजिकल केमिस्ट्री में। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता है हमारा माहौल, इर्द गिर्द। तो इकोसिस्टम तो फिर ये किस में आएगा? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब भी होता है माहौल। आतिशबाजी के दौरान वकूअ पज़ीर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, मतलब जो आतिशबाजी, ये धमाके वगैरह होते हैं ना, इनमें कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स नहीं इस्तेमाल होते। तो इसलिए फिर ये किस में आएंगे? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, जिनमें कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स नहीं होते। आगे आता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एक मखसूस वेवलेंथ की रोशन जज़ब होने की पैमाइश के। आपके पास एक मखसूस वेवलेंथ पहले आइडेंटिफाई करना, फिर पैमाइश करना कि कितनी हमारे पास जज़ब हुई है। तो ये एनालिटिकल में आता है कि एनालिटिकल में पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, अच्छा ये मखसूस वेवलेंथ है, फिर हम उसकी मिकदार फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अशिया की एलोट्रॉपिक फॉर्म से क्या मुराद है? कार्बन और सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की वजाहत करें। पहले अशिया की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, अगर इसको मैं आपको चैप्टर से ही इसके आंसर्स मार्क करवाऊँ तो ये पेज नंबर जरा ऊपर आइएगा ए। अशिया की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हमने कहा था कि अगर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स अगर एक से ज़्यादा शक्ल में पाए जाते हैं ना, तो उसको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। तो ये एक से ज़्यादा जो शक्ल में पाए जाने का प्रोसेस है, फिनोमेना है, इसको एलोट्रॉपिक कहते हैं। कार्बन की ये तीन हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, ये मैंने मार्क किए हुए हैं उसका आंसर। डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसी तरह इसके नीचे ये एक लाइन है, सल्फर की दो एलोट्रॉपिक्स फॉर्म होती है, मोनोक्लिनिक और रोहोम्बिक, ठीक है। तो ये आप इसकी शक्ल में देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको मार्क करवाया, आपने सिर्फ याद यही करना है। आगे इसका इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि आप बताएं कोयले और डायमंड में क्या फ़र्क है। इसका आंसर यहाँ से देख लेते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया। ये हमारे पास होता है डायमंड और ये होता है कोयला, जो आपने अक्सर देखा होगा कोल वगैरह। अब दोनों में हमने फ़र्क बताना, कहते हैं जो कोयला है या कोल है वो क्या है? कोयला दरअसल कार्बन की एक सख्त, ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है और इसका रंग क्या होता है? स्याह होता है। ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कोयले में कार्बन के ज़रात बेतरतीब अंदाज में जमा होते हैं। जो कोयला होता है ना, ये कार्बन से बना होता है। डायमंड भी कार्बन से बना होता है, लेकिन इसमें जो कार्बन होते हैं वो बड़ी बेतरतीबी से पड़े होते हैं, कोई तरतीब नहीं होती, जिसकी वजह से इसको जलाया भी जा सकता है, इसको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। कोयले को तवानाई, इसको जला के आप लोग क्या करते हैं? एनर्जी भी प्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो तवानाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। कोयले की कीमत कम होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि इसकी मिकदार जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आगे आप डायमंड के बारे में देखते हैं। हीरा क्या है? कहते हैं हीरा जो कार्बन के एक कीमती पत्थर है, ये भी ज़मीन के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर गहरी सतहों में पाया जाता है। बना ये भी कार्बन से होता है, ये भी कार्बन, लेकिन इसमें जो कार्बन होते हैं वो तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो एक खास तरतीब के साथ जमा होते हैं, जिसकी वजह से ये सख्त भी होता है और शफाफ भी होता है। हीरा दुनिया का सबसे सख्त कुदरती मादा है। इससे अब इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसको जवाहरात या इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अब हीरो की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत नायाब होता है, बहुत कम कम पाए जाते हैं, ठीक है। कोयला की तो मकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसकी मकदार बहुत कम होती है, और इनकी शक्ल भी क्या होती है? मुनफरिद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं? आम फ्लूइड से इनके फ़र्क को वाज़ह करें। अगर इसका मैं मार्क करवाऊँ इसी चैप्टर में से, तो ऊपर देखते हैं हम लोग। ये देखिए हमारे पास पेज नंबर है, ये मैं आपको मार्क करवाती हूँ, पेज नंबर 6 है, ये लिखी हुई है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स मादा की ऐसी हालत है जो इस वक्त खूब पजीर होती है जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है। मतलब आप गैस को बहुत ज़्यादा दबा देते हो, तो वहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में आप माया और गैस में फ़र्क नहीं कर सकते। ये दोनों हालतें एक ही वक्त में पाई जाती हैं, दोनों की खसूसियात वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। अब इसका फायदा क्या है? कहते हैं कुछ रिएक्शंस जो है वो आम सॉल्वेंट जैसे पानी वगैरह में नहीं होते, तो फिर उनको कहाँ पे रिएक्शंस में किन में करवाया जा सकता है? उनको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में वकूअ पज़ीर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहते हैं किसी सोल्यूट में की सॉल्युबिलिटी की तारीफ करते हैं, दर्जा हरारत से मुख्तलिफ अशिया की सॉल्युबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इसका आंसर देखें हम लोग, तो ये हमारे पास टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, सॉल्युबिलिटी की सोल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पर दर्जा हरारत का फ़र्क। पहले तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक कि किसी सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है क्या, सोल्यूट की वो मिकदार होती है जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो जाए। अब ये नीचे पैसेज है कि डिफरेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स है, किसी की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, किसी की कम होगी। आप लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने ये कवर करवाया। ये कंप्लीट टॉपिक करेंगे और साथ में ये वाली डायग्राम करेंगे। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, गैस और माया के मॉलिक्यूल्स कितनी इकसाम की हरकत करते हैं वो देखते हैं। कहते हैं हमारे पास क्या होता है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो हर तरफ मूव कर सकते हैं। माया में क्या होता है, हरकत ऐसा होती है, वो एक दूसरे के ऊपर से आराम से गुजर सकते हैं, मतलब वो बह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसका बहाव होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन बातों का मुताला किया जाता है। अगर इसका आंसर मार्क करें तो ये चैप्टर के स्टार्ट में हमने ना इसकी ब्रांचेस पढ़ी थी। पेज नंबर 2 के ऊपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेज नंबर 3 के ऊपर, इसी से ऊपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपने ये दोनों टॉपिक्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं, क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन से बच्चे इनके मैंने आंसर्स आपको कि चैप्टर के अंदर से जो बन रहे थे वो भी मार्क करवा दिए। कुछ पॉइंट्स जो आपकी बुक से कर सकते हैं, इधर उधर से कर सके, वो भी मैंने मार्क करवा दिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं तहकीकी सवालात है। फर्स्ट है, सोल्यूशन बनाना केमिस्ट्री में एक अहम अमल की निशानदेही करता है। मतलब केमिस्ट्री में हम लोग सोल्यूशन बना रहे होते हैं जिसकी वजह से हम कंपाउंड्स को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। मतलब कंपाउंड्स को क्रिस्टलाइज भी किया जाता है। क्रिस्टलाइज का मतलब होता है सोल्यूशन से कंपाउंड को अलग करना। पोटेशियम नाइट्रेट को पानी से क्रिस्टलाइज करने के तरीके पर तफसीली नोट लिखें कि कहते हैं अगर पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन बना दिया जाए और उसको बाद में फिर क्रिस्टलाइज किस तरह से करेंगे। अब वो कहते हैं इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ पोटेशियम नाइट्रेट। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है इसको पानी में हल करते जो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मजीद हल नहीं होगा तो वो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा क्या है, निजात को दूर करने के लिए सोल्यूशन को फिल्टर कर ले। अगर इसमें कोई इस तरह से आ जाए कि ऐसी चीज़ जो हल ना हुई हो या कोई चीज़ रह जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये जो हमने सोल्यूशन बनाया ना उसको फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर लें। ठीक है, अब ऐसा ऐसा वो सोल्यूशन जो आपने तैयार किया ना उसको ऐसा ऐसा क्या करना शुरू करो, ठंडा करना शुरू कर दो। जब वो ठंडा होगा ना तो जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो क्या होना शुरू हो गया, उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। अब आप क्रिस्टल्स को लैदा कर लें, पानी को लैदा कर लें, उन्हें खुशक होने दें तो ये क्रिस्टलाइजेशन का एक अमल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्रिस्टल्स बना सकते हैं, उनको लैदा किया जा सकता है। आगे कहते हैं ग्राफीन को एक मोज़ाइकी मटेरियल करार दिया गया है। इसको मुस्तकबिल का मटेरियल भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी खसूसियात में से कौन सी खसूसियात इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे मुफीद बनाती है। अब ग्राफीन की अगर मैं आपको एग्जांपल शक्ल दिखाऊं तो ये वाली हमारे पास ग्राफीन की शक्ल होती है जिसमें 6 कार्बन एटम्स या वो रिंग्स के फॉर्म में जुड़े होते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। कहते हैं हमारे पास क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बिजली का बेहतरीन कंडक्टर होता है, मतलब इसमें से बिजली गुजर सकती है। ये इंतहाई पतला, वजन में हल्का होता है। मैंने आपको इसकी शक्ल दिखा दी है, एक रिंग की फॉर्म में होता है तो ये बहुत पतला होता है, वजन भी इसका इतना ज़्यादा नहीं होता। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि लचकदार और मजबूत होता है, मजबूत भी होता है और लचक भी इसमें होती है, जो कि इसे लचकदार स्क्रीन और इंतहाई तेज रफ्तार प्रोसेसर जैसे जदीद आलात के लिए आइडियल बनाते हैं। तो ये इसकी खसूसियात है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि इसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन क्वेश्चन से रिलेटेड स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके,